हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 की पोयम ए फोटोग्राफ को पढ़ने वाले हैं जो सर ली टल्सन के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग अबाउट द पोएट या कह ले अबाउट द ऑथर को देखने वाले हैं। फिर इस पोयम में जो फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करा गया है, जो कि बेसिकली 3 फेजेस ऑफ लाइफ है, उसके बारे में देखने वाले हैं। फिर हम लोग एक पोयम फोटोग्राफ को लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं, उसके राइमिंग स्कीम के साथ और उसके पोएटिक डिवाइसेस के साथ। उसके बाद एट लास्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, समरी देखने वाले हैं पोयम का। तो ये सारा कुछ हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना किसी टाइम को बर्बाद करे हम लोग क्या करते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया है कि जो ऑथर वो कौन है, वो सर ली टल्सन है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि इनका पूरा नाम क्या है, तो आप बोलेंगे इनका पूरा नाम कैथलीन शर्ली टल्सन है। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप ध्यान रखिएगा, इनका जन्म अगर हम ट्रिक बोले तो HOT इंग्लैंड में हुआ था। बोले HOT इंग्लैंड, ऐसा तो कोई जगह नहीं है। हम बोले देखो, एच का मतलब क्या हो गया, हैनले हो गया। एच का मतलब हो गया हैनले, ओ का मतलब हो गया ऑन, और टी का मतलब हो गया थेम्स। टी का मतलब क्या हो गया, थेम्स हो गया। मतलब कैटलिन शर्ली टल्सन का जन्म कहाँ पे हुआ था, हैनली ऑन थेम्स में हुआ था। कहाँ पे, हैनली ऑन थेम्स में हुआ था। और जो ईयर था जिसमें उनका जन्म हुआ था, वो 20 मई 1924 था। कब था, 20 मई 1924। देखिए, हम बोले ना इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, हॉट पे हुआ था। तो इससे तो हम जगह भी याद रख सकते हैं, हैनली ऑन थेम्स। और साथ में कह सकते हैं कि ये हॉट समय कब होता है, मई में होता है। कब होता है, मई में होता है। मतलब हमको उसका बर्थ मंथ भी पता चल जा रहा है शर्ली टल्सन का, कि उनका मई में जन्म हुआ है। कितने मई को, 20 मई 1924 को। और इनकी मृत्यु कब हो गई, इनकी मृत्यु जो है वो 23 सितंबर 2018 में हो गई। कब हो गई, 23 सितंबर 2018 को। अगर हम बोले ये कितने ईयर्स तक जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अप्रॉक्स 94 ईयर्स तक जाके अलाइव रही, यानी कि 94 ईयर्स तक ये जीवन को देखी, है ना। अब ये क्या सिर्फ राइटर थी, बोले नहीं, ये इंग्लिश राइटर भी थी, पोएट भी थी, जर्नलिस्ट भी थी और पॉलिटिशियन भी थी। क्या क्या थी वो, तो शर्ली टॉल्सन सिर्फ एक पोएट नहीं थी, उसके साथ में इंग्लिश राइटर, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन भी थी। इवन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी थी, है ना। तो अब तक क्या पढ़े हम लोग, अब तक पढ़े हम लोग कि ये जो फोटोग्राफ है उनकी ऑथर कौन है। उनकी ऑथर जो है शर्ली टल्सन है, जिनका पूरा नाम कैटलिन शर्ली टल्सन है। जन्म कहाँ पे हुआ था इनका, तो हैनली ऑन थैम्स में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि कौन से मंथ में जन्म हुआ था, तो मई के मंथ में 20 मई 1924 को जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हो गई, तो 23 सितंबर 2018 को हो गई। और ये पोएट के साथ और क्या क्या थी, तो पोएट के साथ राइटर, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन भी थी। ठीक है। अब आपको बता दें हम कि इनका जो बचपन में जो पढ़ाई हुआ था, सबसे पहले वो किस स्कूल में हुआ था, तो वो प्रायर फील्ड स्कूल में हुआ था। हम बोलेंगे उनने बचपन में सबसे पहले कौन सा स्कूल ज्वाइन करा था, मतलब अपना अल्मा मैटर कहाँ से करा था, तो आप बोलेंगे प्रायर फील्ड स्कूल से करा था। कहाँ से करा था, प्रायर फील्ड स्कूल से करा था। ठीक है। अब अगर हम बोले इनका लाइफ में इनके फादर का क्या नाम था, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा कि क्या नाम था उनका। उनका नाम था डगलस। क्या नाम था, डगलस, डगलस हॉर्सफॉल। क्या था, डगलस हॉर्सफॉल डिक्सन। तो डगलस हॉर्सफॉल डिक्सन किसका नाम था, तो आप बोलेंगे शर्ली टल्सन के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, डगलस हॉर्सफॉल डिक्सन था। हम बोले मदर का नाम क्या था, हम बोलेंगे उनके मदर का नाम था मार्जोरिया। क्या नाम था, मार्जोरिया। क्या नाम था, मार्जोरिया डिक्सन। तो याद रखिएगा कि क्या शर्ली टॉल्सन के फादर का नाम था डगलस हॉर्सफॉल डिक्सन और उनकी मदर का नाम था मार्जोरिया डिक्सन। ठीक है। और अगर हम बोले कि इनका कितना मैरिजेस हुआ था, तो हम बोलेंगे ये अपने लाइफ में 2 मैरिजेस की थी। पहला मैरिज जो हुआ था इनका नॉर्मन टल्सन से हुआ था। किससे हुआ था, नॉर्मन
टल्सन से हुआ था। और जो दूसरा मैरिज हुआ था इनका, हुआ था एलन ब्राउन जोन से। दूसरा मैरिज किनसे हुआ था? एलन ब्राउन जोन से। देखिए बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके मन में क्या हो जाए, ये याद हो जाए। ठीक है। अब ये नॉर्मन टल्सन से किस ईयर में शादी हुआ था? तो 1944 में ना इनका क्या हुआ था? मैरिज हुआ था। क्या हुआ था? इनका मैरिज हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉर्मन टल्सन के साथ 1951 में क्या हो गया? डाइवोर्स हो गया शर्ली, है ना, टल्सन का। ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बोले ना, एलन ब्राउन जोन के साथ उनका शादी हुआ था 1960 में। एलन ब्राउन जोन के साथ कब शादी हुआ? 1960 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1969 में एलन ब्राउन जोन के साथ भी क्या हुआ? कैटलिन शर्ली टल्सन का आप देखेंगे कि डाइवोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे उनके कुछ फेमस बुक के बारे में दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि शर्ली टल्सन जो है ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी। क्या थी? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी। अब उनका कुछ जो है ना बुक्स और फेमस पोयम अगर हम कहें तो उनका जो पहला राइटिंग वर्क था ना, जो फर्स्ट राइटिंग वर्ड जो वर्क था वो कौन था? शैडोज इन एन ऑर्चार्ड था। क्या था? शैडोज इन एन ऑर्चार्ड था। इसके अलावा इन्होंने सरकम सीजन्स नॉट सच ए बैड थिंग आफ्टर ऑल भी लिखा है। द फॉल्ट डियर ब्रूटस ए जोडियक ऑफ सोनेट्स भी लिखा है। सेल्टिक ईयर्स एंड द मूड्स ऑफ द साउथ वेस्ट भी लिखा है। तो ये सारा इनका क्या हो गया? कुछ वर्क्स हो गया। अब अगर आप इस जब पोयम को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो है ना 3 फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करा गया है। लेकिन ये 3 फेजेस किसका है? तो आप देखेंगे कि जो मदर है ना, किनकी मदर? तो जो शर्ली टल्सन की मदर है, उनके 3 फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में दिया गया है। फर्स्ट फेज में बात करा गया है उनकी मदर के चाइल्डहुड का, जब वो कितने साल की थी? लगभग 12 ईयर्स की थी। सेकेंड फेज में बात हुआ है किसका? सेकेंड फेज में बात हुआ है उनकी मदर के एडल्टहुड का, है ना। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये जो एडल्टहुड में जब बात हो रहा है तो 12 साल के लगभग 20-30 साल के बाद, यानी कि लगभग इनका एज इस समय 42 से 32 के बीच का है। कहाँ पे? 32 से 42 के बीच का है। जहाँ पे कि वो क्या करती है? बहुत हंसती है उस पोर्ट्रेट को देख के, उस स्नैपशॉट को देख के, उस मोमेंट को याद करके। और वो क्या करती है? सारा कुछ शर्ली टल्सन को बताती है जब वो सी बीच घूमने को हॉलीडे पे गई थी तो। और तीसरा फेज क्या आता है? तीसरे फेज में बात होता है उनकी मदर के डेथ के बारे में, कि जब वो मर जाती है ना। तो ये 3 फेजेस के बारे में क्या हुआ है? इस पोयम में बात करा गया है। ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। अगर आप देखेंगे ना तो एक कार्डबोर्ड होता था पहले के ज़माने में, जैसे कि अभी फ्रेम होता है ना, जो कि ग्लास का फ्रेम होता है। पहले ये जो फ्रेम होता था ना, वो किसका होता था? कार्डबोर्ड का बना हुआ होता था। ठीक है। तो ये कार्डबोर्ड दिखा रहा है कि वो कैसा था, और कार्डबोर्ड ये भी बता रहा है कि कितना पुराना ये पिक्चर है, क्योंकि कार्डबोर्ड ना बहुत पहले, बहुत पुराने ज़माना में यूज़ करा जाता था। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड ये भी दिखा रहा है कि फ़ोटो कैसा है, और ये भी बता रहा है साथ में कि कितना पुराना फ़ोटो खींचा हुआ है। ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए, ये दिखाने का काम, ये बताने का काम, ये समझाने का काम एक्चुअली में किसका होता है? ह्यूमन का होता है। तो हम क्या देख रहे हैं? कार्डबोर्ड ना यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को पोसेस कर रहा है, या कहे ह्यूमन क्वालिटी को पोसेस कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्डबोर्ड को क्या करा गया है? पर्सोनिफाई करा गया है। क्या करा गया है? पर्सोनिफाई करा गया है। पर्सोनिफाई का मतलब हम बोले अगर कोई नॉन ह्यूमन चीज होता है जिसमें कि क्या होता है, कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, लेकिन अगर उस नॉन ह्यूमन चीज में कोई ह्यूमन क्वालिटी हम लोग को दिख जाए, या उसमें ह्यूमन क्वालिटी के बारे में बताया गया हो, तो ऐसे केस पे हम क्या कहते हैं कि उसका पर्सोनिफिकेशन हो गया है, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड का क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कार्डबोर्ड है ना, ये बता रहा है कि हाउ इट वाज, कि वो फोटो कैसा था, है ना, उस फोटो में कौन कौन है, ये चीज बता रहा है। और
बता रहा है कि ये फोटो कितना पुराना है। ठीक है, इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दो गर्ल्स कजन है ना, यानी कि एक तो कौन है, मदर है शर्ली टल्सन की, और दो क्या है, दो कजन्स है, इसकी मदर की दो कजन्स है, एक का नाम क्या है, एक का नाम बेटी है और एक का नाम क्या है, डॉली है। ठीक है, तो उनकी मदर और टू गर्ल्स कजन क्या कर रही है, पैडलिंग कर रही है। पैडलिंग का मतलब क्या होता है, नंगे पाँव जब हम पानी के ऊपर चलते हैं, तो वो लोग सी बीच पे गई हुई है, तो बीच के किनारे नंगे पाँव क्या कर रही है, उनकी दो कजन्स, और वो खुद क्या कर रही है, पानी के ऊपर चल रही है, इसी को हम पैडलिंग कहना कहते हैं। तो कार्डबोर्ड दिखा रहा है कि वो फोटो कितना पुराना है और कैसा है, जिसमें कि दो गर्ल्स कजन क्या कर रही है, पैडलिंग कर रही है, यानी कि पानी के ऊपर नंगे पांव चल रही है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड। अब है ना, मदर क्या है उस फोटोग्राफ में बीच में है, एक हाथ को उसकी मदर को कौन पकड़ी है, बेटी पकड़ी है, और उसके दूसरे हाथ को कौन पकड़ी है, डॉली पकड़ी है। तो वही कहा जा रहा है कि हर एक हाथ को, ईच वन यानी कि हर एक, यानी कि दोनों बेटी एंड डॉली, वो मेरी मदर का क्या करिए, एक एक हाथ को पकड़ी हुई है। एंड सी द बिग गर्ल, और सबसे बड़ी लड़की कौन है, तो सबसे बड़ी उन तीनों में से लड़की उनकी मदर खुद है ना, यानी कि शर्ली टल्सन की मदर क्या है, वो तीनों लड़की में सबसे बड़ी है। सम 12 ईयर्स और सो, और उस समय उनकी मदर का जो उम्र हो रहा है वो कितना हो रहा है, कुछ 12 साल हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कितना उम्र हो रहा है, तो 12 साल हो रहा है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब क्या है ना, जब भी हम फोटो लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, अस्थिर खड़े हो जाते हैं। कैसे खड़े हो जाते हैं, अस्थिर खड़े हो जाते हैं। तो वो तीनों क्या हो गई, अस्थिर खड़ी हो गई, है ना। और कैमरे की तरफ कहाँ देखने लगी, अंकल के पास जो कैमरा था उसके तरफ देखने लगी। अब इसका मतलब क्या है, स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब देखिए, सी बीच में क्या होता है ना, विंड काफी तेज होता है, वो विंड के कारण हेयर क्या हो जाता है, चेहरे के ऊपर आ जाता है। और वो चेहरे के ऊपर जब हेयर आ जाता है ना, तो हेयर के बीच में क्या हो रहा है, उनका स्माइलिंग चेहरा, उन तीनों का स्माइलिंग चेहरा दिख रहा है। तो इसी वजह से कहा गया है कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल, कि तीनों स्थिर से खड़ी हो गई और अंकल के कैमरा की तरफ देख रही थी। और क्योंकि बहुत तेज विंड चल रहा था तो हेयर उनके फेस पे आ गया। इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि क्या करा जा रहा है, वो अपने हेयर के थ्रू स्माइल भी कर रही है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, ए स्वीट फेस, है ना। अब ये स्वीट फेस किसके बारे में कहा गया है, तो ये मदर के फेस के बारे में कहा गया है। किसके मदर, तो शर्ली टल्सन के मदर के फेस के बारे में कहा गया है। तो कहा क्या कहा गया है कि बहुत प्यारा सा चेहरा, माई मदर्स, किसकी, मेरी मदर का है, ये शर्ली टल्सन कह रही है। दैट वॉज बिफोर आई बॉर्न, मतलब ये है ना, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, जब मेरी 12 ईयर्स की मदर थी और वो सी बीच पे गई थी, तो उस समय उनका बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा चेहरा था। ठीक है, और कहा जा रहा है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और कहा जा रहा है कि ये जो सी है ना, अगर हम अभी भी जाके देखेंगे ना ये सी को, जबकि मेरे मदर वहाँ पे 12 साल की उम्र में गई थी, है ना, उसके लगभग 20-30 साल बाद हमको कहानी सुना के हंसा करती थी, और आज उनके मरे 12 साल हो गया है। यानी कि इतना समय बीतने के बाद भी सी में ना, क्योंकि वो नेचुरल चीज है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बहुत कम बदला है ना। लेकिन वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, लेकिन वो जो सी है ना, जो उस समय वॉश कर रहा था, धो रहा था, क्योंकि वो लोग पैडलिंग कर रही थी, तो उनके फिट को क्या कर रहा था। अब फिट क्या है, ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब टेम्पोररी है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका फिट बड़ा मुलायम, बड़ा सॉफ्ट, बड़ा छोटा होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है तैसे तैसे फिट क्या होता है, चेंज होते जाता है। मतलब फिट ट्रांजिएंट है, टेम्पोररी है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सी जो कि उनके क्या करा जा रहा था, उनके ट्रांजिएंट फिट को, यानी कि जो समय के साथ बदलते जाता है, जो टेम्पोररी फिट है उसको धो रहा था, वो समय के साथ जो है ना बदलता गया। लेकिन वो जो सी था वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। वो तभी भी जैसा दिखता था आज भी वैसा ही दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे कई जगह पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो एक बार लाइन बाय लाइन हम समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर आएंगे ताकि आपको आराम से अस्थिर से समझ में आ सके। ठीक है,
अब यहाँ पे कहा जा रहा है सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी कि अब बात हो रहा है कि जब वो 12 साल की थी, अपने कजन्स के साथ वहां पे पैडलिंग कर रही थी, हॉलीडे एंजॉय कर रही थी, फोटो खिंचा रही थी, उस मोमेंट के लगभग लगभग है ना 20-30 साल के बाद सी शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, तो वो जो तस्वीर था, वो फोटो था, उसको देखकर हंसा करती थी और हमसे कहती थी सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी एंड डॉली को, है ना। वो कहती थी कि देखो बेटी एंड डॉली को, और लुक, और देखो हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कैसे दे यहाँ पे किसके लिए आया है, पेरेंट्स के लिए आया है ना, उनके पेरेंट्स के लिए आया है। तो वो कह रहे हैं, यानी कि शर्ली टॉल्सन की मदर कह रही है शर्ली टॉल्सन से लगभग 20-30 साल बाद, उस मोमेंट के जब वो वहां पे सी बीच पे घूमने गई थी, हंस हंस कर बोल रही है स्नैपशॉट को देख के कि देखो बेटी एंड डॉली को किस तरह से हमारे पेरेंट्स ने बीच के लिए ड्रेस कराया था। वो जो सी हॉलीडे था ना, वॉज हर पास्ट, यानी कि उनकी मदर के लिए जो सी हॉलीडे था वो क्या था, गुजरा हुआ कल था, है ना। किन के लिए, उनकी मदर के लिए, शर्ली टॉल्सन की। एंड माइन हर एंड माइन इज हर लाफ्टर, और माइन मतलब शर्ली टॉल्सन, और शर्ली टॉल्सन के लिए उनका हंसी क्या हो चुका था, पास्ट हो चुका था, क्योंकि जब ये कविता लिख रही है उस समय उनकी मदर उनके साथ नहीं है, इसी वजह से उनका उनकी मदर का हंसना उस फोटो को देखकर और इतने सारी चीज़ों को बताना, ये क्या है, शर्ली टॉल्सन के लिए पास्ट है। और जो सी हॉलीडे था जिसको देख के मदर खुश हुआ करती थी और बताया करती थी, वो उनकी मदर के लिए क्या था, पास्ट था। बोथ राय, राय का मतलब क्या होता है, अगर कोई किसी चीज में क्या हो जाता है, समय के साथ चेंज आ जाता है, समय के साथ बदलाव आ जाता है, तो उसको हम राय कहते हैं। तो कहा जा रहा है बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो कहा जा रहा है बोथ राय, यानी कि उनकी मदर के लिए सी हॉलीडे और शर्ली टॉल्सन के लिए उनकी मदर का हंसी, दोनों क्या हो गया है, राय हो गया, मतलब अंडरवेंट कर गया एक बदलाव में, किसके साथ, समय के साथ। और समय के साथ बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही लेवर्ड करके, बहुत ही कोशिश करके, है ना, आज एक ऐसा मौका आया है जहां पे कि हम जो है ना उस लॉस को, यानी कि जो मेरी मदर मरी है, उसको कुछ हद तक जो है बहुत मुश्किल से हम भुला दिए हैं, और आज थोड़ा सा हम आसानी से इस बात को आपको बता पा रहे हैं। तो इस स्टेज में पहुंचने के लिए ना हमको बहुत लेबर करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा। तो जैसे शर्ली टॉल्सन को ना अपनी मदर के लॉस को भुलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करा ताकि अभी इतने आसानी से ये बात आपको बता पाए, उसी तरह से वो जो सी हॉलीडे था, वहाँ का जो मोमेंट था, वहाँ का जो खुशी था, उसको भुलाने में, है ना, काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गया था। किसको मेहनत लग गया था भाई, तो शर्ली टॉल्सन की मदर को। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारा आप लोग को क्लियर होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर आंसर करेंगे। ठीक है, अब अगले स्टंजा में क्या कहा जा रहा है, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव, तो कहा जा रहा है एज दैट गर्ल, यानी कि वो स्नैपशॉट फोटो को देख के कहा जा रहा है कि स्नैपशॉट में ना जितना उम्र है उस लड़की का, जो कि कितना है, 12 ईयर्स है, उतना ही साल, लगभग नियरली उतना ही साल हो गया है किनके मरे हुए, तो शर्ली टॉल्सन के मदर के मरे हुए। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे बेसिकली शर्ली टॉल्सन कह रही है कि इस फोटो में जितना उस मेरी मदर का उम्र है, उतना ही क्या हुआ है, आज उनके मरे हुए हो गया, यानी कि उनके मरे हुए 12 ईयर्स हो गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, एंड इस सिचुएशन में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को, है ना। हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या कहे, मेरे में भावना पूरा भरा हुआ है, हम पूरा भावना से ओत प्रोत है, और हमको कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि कैसे हम इस चीज़ को और आगे बयां करें। मेरे पास अगर कुछ है तो बस चुप्पी है, शांति है, और एक एहसास है जो कि मेरी मदर का मेरे साथ में होना है, बट ना भी होना है, क्योंकि वो मेरे दिलो जान में, मेरे मन में आज भी बसती है, भले वो मेरे साथ हो ना हो, उनका जो मेमोरी है, ये फोटो है, आज वो सारा कुछ हमारे साथ है। वो नहीं भी है तो फिर भी वो मेरे साथ है, यही जो है
मन मन में वो सोचती है और लास्ट में उनके पास कुछ भी नहीं होता है बोलने को, सिर्फ वो क्या कहती है कि मेरे पास मेरी चुप्पी है, ठीक है, मेरे पास मेरा साइलेंस है। तो यही था पूरा पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग ना यहाँ पे कुछ जो है, अगर आप देखेंगे तो पोइटिक डिवाइसेस या कह ले तो उसको फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, उसको देख लेते हैं, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब एलिट्रेशन क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टेरिबली ट्रांजिएंट है, तो आगे पे टी है और टी है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। फिर एक लाइन में है स्टूड स्टिल, तो यहाँ पे भी एस है, एस है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। फिर है थ्रू द एयर, तो यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। तो अगर जो है ना सेम लेटर या सेम साउंड बार बार क्या करे, वर्ड के बिगिनिंग में रिपीट करे और वो लोग क्या हो, क्लोज टुगेदर हो, मतलब एक साथ में हो, है ना। जैसे कि ये दोनों एक साथ में है, ये दोनों एक साथ में है, ये दोनों एक साथ में है, और हम क्या देख रहे हैं कि एक लेटर का जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब अगला यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो कौन हुआ है, एल्यूजन यूज हुआ है। अब एल्यूजन एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है विच ब्रीफली एंड इनडायरेक्टली रेफर टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब अगर जो है इनडायरेक्टली अगर हम किसी चीज को रेफर कर दे एज ए पर्सन, प्लेस और थिंग या आइडिया, तो उसको हम एल्यूजन कहते हैं। तो एक्चुअली में ये जो कार्डबोर्ड है ना, ये कार्डबोर्ड को ही क्या माना गया है, फोटोग्राफ माना गया है इनडायरेक्टली। हालांकि कार्डबोर्ड क्या होता है, फ्रेम होता है ना, या कार्डबोर्ड से क्या होता है, फ्रेम बनता है, ये तो फोटोग्राफ तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना कार्डबोर्ड को रेफर कर दिया है किस तरीके से, एज ए फोटोग्राफ, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, एल्यूजन हो रहा है। और साथ में ना यहाँ पे कार्डबोर्ड ये भी बता रहा है कि देखो वो फोटो कैसा था, उस फोटोग्राफ में वो लोग क्या कर रही थी। तो अब ये सारा चीज तो कार्डबोर्ड नहीं बता सकता है ना, ये सारा चीज कोई पर्सन बता सकता है। तो यहाँ पे ना कार्डबोर्ड को ह्यूमन क्वालिटीज भी दे दिया गया है, इसी वजह से एक्चुअली इसको पर्सोनिफाई भी करा गया है और एक्चुअली में इनडायरेक्टली इसको फोटोग्राफ भी बोला गया है, तो इसमें एल्यूजन का भी यूज करा गया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे द कार्डबोर्ड में कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करा गया है, एल्यूजन एंड पर्सोनिफिकेशन का करा गया है। अब ऑक्सीमोरन क्या होता है, बोले ऑक्सीमोरन एक ऐसा फ्रेज होता है जिसमें कि दो वर्ड कंबाइन होता है जो कि बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट मीनिंग का होता है। बोले कैसे, हम बोले लेबर्ड इज, अब ये क्या है ना, एक फ्रेज है जो कि दो वर्ड से कंबाइंड है, और अगर आप देखेंगे ना तो दोनों का एक दूसरे से एकदम अपोजिट मीनिंग है। बोले कैसे, बोले लेबर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना, और ईज का मतलब होता है आसानी। देखिए मीनिंग में एकदम अपोजिट है ना, और एक साथ में क्या करा गया है, कंबाइन करके दो वर्ड को फ्रेज बनाया गया है। तो इसी तरह के हम क्या कहते हैं, फ्रेज को ऑक्सीमोरन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन कहते हैं। अब अगर आप लास्ट लाइन में देखेंगे ना तो दिया गया है साइलेंस साइलेंसेस, यानी कि यहाँ पे एक सर्टेन वर्ड जो है ना वो क्या हो रहा है, मोर देन एक बार पोयम में यूज हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, एक साथ यूज हो रहा है। यानी कि साइलेंस को क्या करा जा रहा है, एक वर्ड है जिसको कि रिपीट करा जा रहा है एक सेंटेंस में, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रिपीटेशन का भी यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है, रिपीटेशन का भी यूज हो रहा है। अब अगला फिगर ऑफ स्पीच होता है सैनिक डोचे। क्या होता है, सैनिक डोचे। अब ये सैनिक डोच होता क्या है, तो ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पे कि एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा, किसी भी चीज का एक छोटा सा हिस्सा रिप्रेजेंट कर देता है पूरे होल को, यानी कि पूरे चीज को। जैसे कि यहाँ पे जो फिट है ना उसको ट्रांजिएंट कहा गया है, टेरिबली ट्रांजिएंट कहा गया है। तो ये जो टेरिबली ट्रांजिएंट कहा गया है ना फिट को, तो यहाँ पे फिट एक छोटा सा हिस्सा है ह्यूमन बॉडी का, लेकिन वहां पे उसको रिप्रेजेंट करा गया है पूरे बॉडी से, क्योंकि फिट सिर्फ ट्रांजिएंट नहीं होता, हमारा पूरा बॉडी ही ट्रांजिएंट है, मतलब टेम्पोररी है। आज हमारा बॉडी जो है किसी और तरह का है, कल किसी और तरह का होगा, डेड होने के बाद किसी और तरह का होगा, ये एक टेम्पोररी चीज है। तो यहाँ पे फिट जो है ना इसको क्या माना गया है, इसको रिप्रेजेंट करा गया है एज ए पार्ट, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, होल को, यानी कि होल
बॉडी को। इसी वजह से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सैनिक डोज का क्या करा गया है, यूज करा गया है। और अगला जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुआ है वो कौन हुआ है, एफिटेट का हुआ है। क्या हुआ है, एफिटेट का हुआ है। बोले एफिटेट क्या होता है, तो जब एक एडजेक्टिव यूजुअली को यूज करते हैं डिस्क्राइब करने को एक थिंग को, जब हम एडजेक्टिव को, जब एक फ्रेज में हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं किसी चीज को डिस्क्राइब करने को, तो वो क्या कहलाता है, वो ट्रांसफर्ड एफिटेट या एफिटेट कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, ट्रांजिएंट फिट है। अब ये फिट क्या है भाई, अब अगर आप ये फिट देखेंगे ना, तो ये फिट हमारा नाउन है ना। और ट्रांजिएंट क्या है, ट्रांजिएंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, चाहे एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव को यूज करे हैं फिट को डिस्क्राइब करने के लिए, किसके फॉर्म में, फ्रेज, फ्रेज के फॉर्म में। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एफिटेट या ट्रांसफर्ड एफिटेट कहते हैं। और जैसा कि हम लोग देख ही चुके थे कि कार्डबोर्ड हम लोग को दिखा रहा है कि हाउ इट वाज, और कार्ड और क्या है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इन दोनों जगह पे ना हम क्या देख रहे हैं, किसी एक ऐसे एनिमल, प्लांट या नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज के साथ कंपेयर करा जा रहा है या दिया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप ध्यान देखें, अगर आप ध्यान देंगे ना, तो एक फोटोग्राफ में टोटल 19 लाइंस का पोयम है, और इस पे कोई एक फिक्स राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई राइमिंग स्कीम है ही नहीं इस पे। तो अगर एक पोयम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री वर्स कहते हैं, या दूसरे शब्दों में ब्लैंक वर्स भी कहते हैं। फ्री वर्स भी कहते हैं, या दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स भी कहते हैं। कब, जब एक पोयम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होता है तो। ठीक है, अब अगर हम इसके समरी के बारे में बात करें, तो हम देख सकते हैं कि पोयम में क्या करा जा रहा है, एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, किसको, पोएट की मदर को, है ना। तो जो कि शी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ। तो इस पोयम में आप देख चुके हैं ऑलरेडी कि वो एक पुराने फोटोग्राफ के अपनी मदर को देख रही है, जिसका फ्रेम कार्डबोर्ड से बना हुआ है। पिक्चर में 3 लड़की है ना, जिसमें कि मिडिल वन में उसकी मदर है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट भी है और सबसे टॉलेस्ट, लंबी भी है, और जिसका उम्र 12 साल हो रहा है। ठीक है, और उनके दोनों तरफ पे क्या है, उनकी 2 कजन सिस्टर्स है, बेटी एंड डॉली, जो कि उनके हाथों को पकड़ी हुई है। और दोनों क्या है, बेटी एंड डॉली छोटी है, किससे, उनकी मदर से। वो लोग कहाँ पे गई थी, पैडलिंग करने गई थी, यानी कि सी बीच में नंगे पाँव पानी पे चल रही थी, है ना। अंकल उन लोग का फोटो ले रहे थे, है ना। पोएट जो है कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर स्वीट फेस। अब वो जो है रिग्रेट में है, ग्रीफ में है, उस फोटो को देख के तो वो कुछ कर नहीं सकती है, कुछ बोल नहीं सकती है। तो बस वो क्या कर रही है, नोटिस कर रही है अपनी मदर के प्यारे से फेस को, कि वो कितनी सुंदर तभी दिखती थी, है ना। और जो सी था, जो कि उनके वो फिट को, ट्रांजिएंट फिट को, टेम्पोररी फिट को टच करता था, वो बता रही है कि वो उसमें जो है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। लेकिन उनके फीट में जो है देखो समय के साथ कितना ज़्यादा चेंज आ गया है। तो फिर लिखा गया है कि लगभग 20-30 सालों के बाद उनकी मदर क्या करती थी, हंसा करती थी उस फोटोग्राफ को, और हमको बताया करती थी कि देखो बेटी एंड डॉली को किस तरीके से वो लोग सी बीच हॉलीडे पे उन लोगों की मदर, फादर ने, पेरेंट्स ने उनको सजाया है। और कहा गया है कि जो बीच हॉलीडे था वो उनकी मदर का बहुत फाउंड मेमोरी था, सबसे अच्छा मेमोरी था। और मेरे लिए मदर का वो स्माइल, जब वो इस फोटोग्राफ को देखकर कहानी बताते समय हंसा करती थी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल पल था। और दोनों ही समय के साथ क्या हो गया, गायब हो गया, है ना। और अब पोएट की मदर जो है ना, लगभग 12 साल हो गया उनके मरे हुए, जब इन बातों को क्या कर रही है, शर्ली टॉल्सन कह रही है या लिख रही है। ठीक है, और अभी उसके पास, शर्ली टॉल्सन के पास कुछ भी नहीं है कहने को, कुछ भी नहीं बचा है कहने को। वो इतना ज़्यादा ग्रीफ और सौरों में है, बस उनके पास कुछ बचा है तो चुप्पी बचा है। उम्मीद करते हैं कि ये पोयम आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा आप लोगों को पढ़ने में। कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट पे हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको सच में ये वैल्यू दे रहा है चैनल, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।